दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या है, संविधान के अनुच्छेद भाग 1। मतलब कि जितने भी अनुच्छेद है टोटल अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी अनुच्छेद को हम लोग छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। जितना भी इंपॉर्टेंट है ये सभी हम लोग कवर करेंगे इसी कड़ी में दोस्तों। ये भाग 1 है, इसके बाद भाग 2, जितने भी भाग में होंगे पूरा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान में मूलतः बात करें कि जब संविधान लिखा गया था तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। उसके बाद भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। भाग हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया है दोस्तों, पूरा नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और 8 अनुसूची थे दोस्तों। ये था मूलतः संविधान। ठीक है, कि मूल रूप से जो संविधान लिखा गया था उसमें क्या क्या कितना कितना अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी। अब बात करें कि वर्तमान में कितने हैं, तो देखिए वर्तमान में अनुच्छेद हो चुके हैं 470, भाग हो चुके हैं 25 और अनुसूची हो चुकी है 12। ठीक है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद अगर आप ऐसे ही गिनती के लिए देखेंगे तो अनुच्छेद 395 ही है आज, लेकिन उसमें जैसे कि 21 है तो 21 का क, 21 का ब, 21 का स, इस प्रकार से दोस्तों उसी में प्रावधान करके जो दिया गया है तो उसी को जब गिनते हैं पूरा तो गिनती के आधार पर 470 अनुच्छेद है। ठीक है। जैसे कि इधर आइएगा तो यहाँ पर देखिए 21 है, 21 का क है तो इसी में प्रावधान कर दिया गया है। इसी को इसको जब गिनेंगे तो इसी प्रकार से 470। सिर्फ 21 अगर गिनेंगे तो दोस्तों आज भी 395 ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके अब शुरू करते हैं। इधर आपका अनुच्छेद रहेगा और यहाँ पर उससे संबंधित विषय रहेंगे। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर अनुच्छेद में आते हैं। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों? सबसे पहले तो देखिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब जो संघ है, भारत अपना संघ है, ठीक है, उसका और राज्य का क्षेत्र। ठीक है, स्टेट का एरिया क्या है ये दोस्तों बोला जाता है अनुच्छेद 1 में। ठीक है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब कि कोई नए राज्य में प्रवेश करना है, मतलब बना है, या उसका नए राज्य का स्थापना करना है तो उसके बारे में अनुच्छेद 2 में बात किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, नए राज्य का निर्माण है, जैसे कि किसी और स्टेट से इसको तोड़ करके नए राज्य का निर्माण करना है। एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, या वर्तमान राज्य के कोई क्षेत्र को बढ़ाना हो, घटाना हो, या उसके सीमा को उसी प्रकार से बढ़ा घटा रहे तो सीमा भी बदल जाएगा। और दोस्तों या उसका नाम कोई परिवर्तित करना हो तो इसको अनुच्छेद किस प्रावधान में किया गया है? अनुच्छेद 3 में उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 5 में है संविधान निर्माण के समय नागरिकता। मतलब संविधान जब निर्मित हुआ था उस समय में नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान थे, इसके बारे में दोस्तों आपको यहाँ मिलेगा अनुच्छेद 5 में। दोस्तों मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ उसको उस प्रकार से बस ध्यान से सुनते हुए जाना, हम उसको समझाते हुए भी चल रहे हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर बने। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 14 की बात करें कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। मतलब विधि के समक्ष, मतलब संविधान अपना विधि है, ठीक है, कानून है, उसके समक्ष सभी लोग बराबर है, सभी लोगों को समान अधिकार मिला हुआ है, उसके सामने सभी समान है, क्या अमीर क्या गरीब। ठीक है, इसीलिए ये कहा किया गया है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 15 में आएंगे तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, या उसके लिंग, वो मेल है फीमेल है कोई हो, या जन्म स्थान, कहीं जन्म हुआ है कोई स्टेट में, तो कहीं भी उसको साथ भेदभाव
नहीं होना चाहिए, इसको निषेध करता है, खत्म करता है कौन? अनुच्छेद 15। ठीक है, आर्टिकल 15। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 16 में आएंगे तो लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। मतलब कि लोक नियोजन के विषय क्या है? जैसे कि मान के चलिए आपने किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए, तो परीक्षा क्यों करवाया जाता है? परीक्षा इसलिए करवाया जाता है क्योंकि वहां पर सभी को समान अवसर दिया जाए। कोई भी आदमी फॉर्म भरे, एग्जाम जो निकालता है वो मेरिट बेसिस पर, वो एग्जाम के आधार पर ही उसका सिलेक्शन होता है, तो उसमें समानता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 16 के तहत वहां पर परीक्षा करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आएंगे अनुच्छेद 17 में, तो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसका नहीं खाऊंगा, मैं उसका नहीं कुछ भी करूंगा, मुझे उसके छूने से मुझे एलर्जी है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। उसके बाद आएंगे दोस्तों अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? मतलब कि राष्ट्रपति को छोड़ के कोई भी किसी भी देश में जाकर के उसके उपाधि को धारण नहीं करे। उपाधि का धारण की जैसे अंग्रेज के समय में बहुत सुने होंगे कि किसी को नाइट हुड का उपाधि मिल गया, किसी को नाइट का, किसी को सर का, इस प्रकार से उपाधि दिया जाता था। तो इस उपाधि का अंत कर दिया गया कि कोई भी आदमी कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उसी प्रकार से अनुच्छेद 19 में बात करें तो भाषण देने का, अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब मुझे कुछ भी बोलने की आजादी है। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी है। ठीक है, संघ बनाने की आजादी है, भारत में कहीं भी आना जाना, व्यवसाय या व्यापार करने की आजादी। तो ये सभी हमको अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 19। क्या? कि कहीं भी भारत में आप जाकर के वहां व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप वहां बस भी सकते हैं। तो ये सभी दोस्तों आपको कौन देता है अधिकार? अनुच्छेद 19। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इधर चलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। मतलब कि अपराध कोई किया हो तो उसको भी देखिएगा कि जब अदालत में जाता है उसको भी दोस्तों बोलने का मौका दिया जाता है, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। मतलब कि कोई किसी को पुलिस कोई गिरफ्तार कर लेता है तो उसको वहां पर कोर्ट के समक्ष पेश करना होता है, इसी के बारे में है। अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण। ठीक है, संरक्षण दे रहा है अनुच्छेद 20। मतलब कि 21 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब मुझे कुछ भी करने के और मेरे जान की दोस्तों ये सभी चीजों के लिए स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 21 क क्या कहता है दोस्तों? इसी को क को आपको जब इंग्लिश में आएगा तो आर्टिकल 21A लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क तो मतलब कि सरकार निःशुल्क तो देगी ही, लेकिन वो अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि किसी को देना है नहीं देना है, सरकार को प्रेरित करना है बच्चों को और लेकर के स्कूल तक जाना है और उसको शिक्षा देना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। ठीक है, इसलिए देखते हैं सरकारी स्कूलों में जो बच्चे 7-8 में पढ़ते रहते हैं उनको दोस्तों फ्री में बुक वगैरह सभी चीजें पूरे उपलब्ध करवाया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब कि वही बात है कि आपको गिरफ्तारी किया गया है तो आपको कोर्ट में पेश करना है, उसके अनुसार आपको संरक्षण दिया जाएगा। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध। मतलब मानव का व्यापार कोई नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मानव व्यापार कर किसी को कहीं कोई बेच रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसको दोस्तों निषेध कौन करता है? अनुच्छेद 23। ठीक है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 24 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 24 तो यह है कारखानों में बालकों का नियोजन पर निषेध। मतलब 14 वर्ष से कम दोस्तों जो होते हैं उनको बालक बोला जाता है। उनको दोस्तों कारखाना या किसी भी
काम में आप नहीं लगा सकते हैं। ये दोस्तों अनुच्छेद 24 के तहत निषेध है, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जुर्म है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो आपको धार्मिक आजादी, मतलब धार्मिक आजादी कि आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हिंदू धर्म में हैं तो आप मुस्लिम धर्म अपना के उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, जैन धर्म, मतलब कोई भी धर्म आपको जो मन है वो आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, तो ये धार्मिक आजादी आपको दिया गया है अनुच्छेद 25 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों को के हितों का संरक्षण, मतलब जो लोग अल्पसंख्यक है जैसे कि माइनॉरिटी में कौन है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो इन सबों को संरक्षण देने का कार्य कौन कर रहा है, अनुच्छेद 29-29। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 32 की बात करें तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें कहा गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कि आपको अगर किसी चीज से वंचित किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है, ये आपको संविधान पावर देता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 39 क्या कहता है, राज्यों द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व। ठीक है, राज्यों द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व। अनुच्छेद 39A या 39 क है, 39 क कहिए या 39A कहिए, सभी बात बराबर है। इसमें है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कि कोई गरीब आदमी है, उसको पर कोई चीज मुकदमा है, कुछ भी है, उसको लड़ना है तो उसको एक वकील प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, ताकि उसके तरफ से वो केस लड़ सके। तो इसलिए तभी तो समानता है कि, इसलिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 40 के तहत देश के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत की स्थापना करनी है, वहां की सरकार का चुनाव करवाना है, उस सरकार की स्थापना करनी है। उसके बाद अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में, जैसे कि बेरोजगारी है, विकलांगता है या बीमारी है या वृद्धावस्था है, तो इसमें शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, मतलब कि कोई बच्चा अगर उसको पैसे नहीं है, बेरोजगारी है उसके, तो फिर भी उसको शिक्षा देना है सरकार की तरफ से। ठीक है, और सार्वजनिक सहायता का मतलब कोई वृद्धावस्था में वो कमाने की हालत में नहीं है तो उसको पेंशन देना है सरकार की तरफ से। पेंशन दिया भी जाता है सभी सरकारों की तरफ से ताकि उनको सहायता मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 क्या है, कुछ दशाओं में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 43 की बात करें 43, तो यहाँ पर है दोस्तों सहकारी समितियों का संवर्धन, यानी कि बढ़ावा करना है सहकारी समिति को। ठीक है, अनुच्छेद 44 की बात करें दोस्तों, यहाँ है समान नागरिक संहिता। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें अनुच्छेद 44 में बात किया गया है समान नागरिक संहिता। ये हाल ही में चर्चा में भी था। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, उत्तराखंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी सवाल आपके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 45 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है 6 वर्ष से कम के बालकों को देखभाल और शिक्षा, मतलब जो बालक या बालिका जो भी हो तो वो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो उनको देखभाल की जरूरत होती है, उनके लिए दोस्तों देखभाल और शिक्षा देना उनका कर्तव्य है। इसके बारे में सरकार को निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम के बालकों के देखभाल और शिक्षा। तो दोस्तों ये था, और भी दोस्तों अनुच्छेद अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो वो भी धीरे धीरे आपको सीरीज में आते जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो पढ़ाया हुआ है वो पढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट इससे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये भाग 1 था, इसके बाद आपको नेक्स्ट डे भाग 2 आएगा, तो इसी प्रकार से बने रहिएगा चैनल पर। साथ में हिस्ट्री और जियोग्राफी का भी क्लास चल रहा है, तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में सभी क्लास को करवाया जा रहा है, बिल्कुल भी एक पॉइंट नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये भाई का आपसे थोड़ा निवेदन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।